अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और काफ़ी दफ़ा हमसे लोग सवाल करते हैं कि ये जी हम जो एस्ट्रोलॉजी पे प्रोग्राम्स करते हैं या पामिस्ट्री पे करते हैं या न्यूमरोलॉजी पे, तो उस पे लोग अपने अपने पर्सनल सवाल कर रहे होते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि एक ऐसे आदमी को रिक्वेस्ट करें कि जो माहिर पामिस्ट हैं, बहुत अच्छे पामिस्ट हैं, रेनाउंड हैं, फैसलाबाद से लाहौर आए हुए हैं। तो मैंने कहा उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जनरली हाथों की लकीरों के बारे में बताएं, ताकि आप खुद से आप जो है उस नॉलेज को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एम.एच. मलिक साहब आए हैं जी फैसलाबाद से। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपके अपने हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? आज क्या होना है? सर आज तो यकीनन आपके साथ बैठे हैं तो बहुत अच्छा ही होना है। अच्छा, चलें, बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप बताएं जी, जनरली पहले लोग ये कंफ्यूज हैं कि राइट हैंड देखना है कि लेफ़्ट हैंड देखना है। सर वैसे तो विरासती एतबार से अगर देखेंगे तो विरासती एतबार से लेफ़्ट हैंड ही है। उसके बाद इंसान की सेल्फ एफर्ट जो है वो राइट हैंड पे रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। तो ये तो है एक मेल के लिए। तो फीमेल के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसी फ़ीमेल जो होती हैं कि जो कि ज़्यादातर डोमेस्टिक लाइफ गुजारती हैं और अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनके लिए लेफ़्ट हैंड ही प्रेफरेबल होगा। लेकिन एक कौन सी फीमेल है जो डिसीजन में इंडिपेंडेंट नहीं होती? सर मैं तो अब बीवी के डिपेंडेंट होता हूँ, उसके फैसलों पे, वो घर में रहे बाहर रहे जो मर्जी हो। सर वो और ये हर घर का यही दुखी कहानी है। सर वो छोटी सी जो है ना जी, उनकी कह लें कि वॉयलेशन वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो छोटी सी नहीं होती, वो तो पूरा आप दें तो कंट्रोल ही कंट्रोल होता है। तो ऐसी ख़वातीन जो कि जॉब कर रही होती हैं, जॉब करने के साथ साथ। अच्छा, ये इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है, मैं आपको बताता चलूँ। जो ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट है उसमें कहते हैं कि ये गुड हैंड है और ये बैड हैंड है। जी तो जब किसी को देखना होता है पहले तो वो उसका लेफ्ट हैंड देखते हैं और राइट हैंड से कंपेयर करते हैं कि उसका क्या कंपैरिजन है। मैं नाज़रीन को मैंने जी कहा जी। बताता चलूँ। तो सर मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो ख़वातीन अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनके लिए फिर राइट हैंड ही जो है वो प्रेफरेबल। अच्छा, कोशिश करेंगे हम आपको ग्राफ्स भी दिखाएं, इसमें तस्वीरें दिखाएं। अब ये देखें, इंसान को नॉर्मली 3 लाइनें नज़र आ रही होती हैं। ये तो हो गई हेड की लाइन, हार्ट की लाइन हो गई, जी ये हेड की हो गई, ये लाइफ लाइन हो गई। जी जी। बाकी तो तफसील से और लाइनें होती हैं। ज़्यादा लोगों को शौक होता है इधर ही देखते रहते हैं अफेयर कितने हैं कितने नहीं है। एग्जैक्टली तो ऐसे। अफेयर और शादी की लाइन में क्या फ़र्क होता है? सर अफेयर लाइंस जो होती हैं ये एक तो माइनर लाइंस होती हैं। ये फोर्थ फिंगर के नीचे जो चौथी उंगली के नीचे जो लाइंस होती हैं, इनको लाइन ऑफ मैरिज या सेक्शन ऑफ मैरिज के तौर पे इस हिस्से को पढ़ते हैं। तो इसमें जो बहुत छोटी लाइंस होती हैं, माइनर लाइंस या लेस इफेक्टिव लाइंस, जिनकी अपीयरेंस कमज़ोर होती है, ये अफेयर वाली लाइन होती है। और जिसकी अपीयरेंस स्ट्रॉन्ग हो जाती है वो एक मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो है एक जनरल फार्मूला। इसके अलावा अगर एक माइनर लाइन जो कि शुरू में 2 प्रोंग हो, क्योंकि ये लाइन हथेली के बाहर से अंदर की तरफ आती है। हाँ बिल्कुल, यूं तो करके आप देखेंगे तो हाँ यहाँ से तो आएगी। अगर शुरू में ये वी बना रही हो, कोई ऐसी लाइन हो शुरू में वी बना रही हो, उसके बाद वो सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको कहेंगे कि ये एक लव मैरिज की पक्की निशानी है। ऐसा अफेयर जो कि फिर शादी में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इस कमरे में जितने लोग हैं सारे अपने हाथ को देख रहे हैं यूं करके। सर हमारा प्रोग्राम ऐसे ही होता अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इन्हीं मैरिज की लाइन को जो ऊपर से क्रॉस करते हैं वो बच्चों की हो जाती है। एग्जैक्टली अगर क्रॉस ना कहें तो इसको थोड़ा सा यूं कह सकते हैं कि ऐसी लाइन जो मैरिज लाइन के ऊपर मौजूद होती हैं, यानी अमूदी लेकिन वो ड्रॉपिंग लाइन होती है, वो हाँ जी, यूं ड्रॉपिंग यूं लाइन करके, वो यूं नहीं होती। जी। दूसरा ये कि लेडीज़ के हाथ पे थोड़ा सा, ये मैं समझूँ कि जो हमारा मैसेज जो है बहुत सारे लोगों तक जाना है, लेडीज़ के हाथ पे जिन लेडीज़ की लाइन ऑफ हेड इंडिपेंडेंट हो, तो उनके बारे में शुरू से उनके वालिदैन को तरबियत में ज़रा एहतियात करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है जॉइंट ना हो। ये अपने लाइन ऑफ लाइफ ये से हेड लाइन अलहदा। है ये। और वैसे लाइन ऑफ लाइफ अगर जॉइंट हो शुरू में हेडलाइन के साथ, तो इसके ये भी मतलब होते हैं कि आप बीमार भी होते हैं बचपन में और आपके किसी बड़े की डेथ भी हुई होती है। वो डिपेंड करता है आप चेन किस टाइप की बनी हुई है। जी। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी ख़वातीन जिनके हाथ पे लाइन ऑफ हेड इंडिपेंडेंट होती है, उनके वालिदैन को शुरू से उनकी तरबियत में बड़ा एक ख़ास फैक्टर शामिल करना चाहिए, एतमाद साजी का। क्यों कि इन जो इस लाइंस की हामिल खातून होती है, उसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो कोर्ट मैरिज की तरफ राग़िब हो जाए। कोर्ट मैरिज की तरफ होंगी, यानी ट्रेडिशनल कोर्ट मैरिज, ऐसी कोर्ट मैरिज जो कि घर वालों अभी आ जाए ज़रा बच्चों वाली लाइन पे आते हैं। अब जो लाइनें आगे क्रॉस करती हैं जी मैरिज लाइन को, जी जी,
वो क्या मिस कैरेज इंडिकेट करती हैं, क्या करती हैं? वो मिस कैरेज की एक साइन होती है, या फिर उनकी जब वो एक बर्थ का टाइम आता है तो बड़ी पेनफुल कंडीशंस में उस बच्चे की पैदाइश होती है। लेबर पेनफुल हो जाती है जी। तो और अच्छा, बहुत मुमकिन है कि वो बड़े ऑपरेशन से गुजरती हूँ। अब ये जिनकी फोक बना होता है आगे से दो दो, यानी हार्ट की लाइन है वो यूं जा रही है या हेड की लाइन यूं जा रही है, उसका क्या मतलब है? अगर तो देखिए लाइन ऑफ हेड आखिर पे, यानी ये स्टार्ट होती है ना लाइन ऑफ लाइफ के ऊपर से, अगर वहाँ से ये फोर्थ फिंगर के नीचे आके फोर्क बना दे। एक तो फोर्क तो ये है कि उसमें छोटा दो शाखा हो, आपस में उसका ज़्यादा बड़ा ना हो। तो अगर तो छोटा दो शाखा होगा तो वो एक मल्टीपल क्वालिटीज़ को शो करेगा। उसकी एक कह ले कि मेंटलिटी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आम तौर पे एक सीधी लाइन जो है वो शो करती है फैक्ट फाइंडिंग पर्सनैलिटी। इसके अलावा जो ड्रॉपिंग लाइन होती है वो करती है कि थोड़ी सी फिक्शन की तरफ इंसान माइल हो जाता है। अब ऐसा दो शाखा जो कि एक इसकी एक ब्रांच सीधी और दूसरी ब्रांच जो है वो ड्रॉपिंग हो, तो उसको फैक्ट एंड फिक्शन का एक कॉम्बिनेशन कहेंगे। वो हकीकत और तखयल के एतबार से दोनों और के जब हेडलाइन वगैरह बेंड हो जाती है तो इसका मतलब है कि तालीम में कोई गैप आया या ब्रेक हुई है, कह सकते हैं। दूसरा, अगर ये बेंड कह रहे हैं आप? बेंड कह रहा हूँ। अच्छा, बेंड से भी किसी हद तक ये माने लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर वही हम दो शाखे पे बात करें, अगर उसमें ये फासला बढ़ जाए तो ये मुतज़ाद ख्याली को शो करता है। और ख़ास तौर पे ये उस वक्त इंतहाई अहम हो जाता है, चौड़ा दो शाखा, जब किसी खातून के हाथ पे हो। क्योंकि अगर ऐसी साइन किसी लेडीज़ के हाथ पे हो तो सबसे पहली बात जो होगी उसके लिए वो ये होगी कि वो अपनी मैरिटल लाइफ और अपनी डोमेस्टिक लाइफ में से किसी एक की चॉइस कर ले। अच्छा, यानी दोनों नहीं सुखी रहेंगे उसके। हाँ जी। तो अच्छा, अब ये तो हो गया ना बेसिकली। अरे या ये आ गई हेल्थ लाइन आ गई, यहाँ से फेट लाइन जा रही है, लेकिन अक्सर लोगों की फेट लाइन नहीं होती, प्रोमिनेंट नहीं होती, उसका क्या मतलब होता है? सर देखिए, फेट लाइन एक्चुअली बेस करती है इंसान की सिर्फ और सिर्फ इनकम पे, ठीक है। इसके अलावा उसके कुछ सोशल नहीं, करियर चेंज भी तो बताती है। जी सर, अगर उसमें ब्रेक आए तो वो चेंज हो रही होती जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें ये है कि जैसे कि उसका एक मेन मतलब ये होता है कि वो एक फाइनेंस को डिस्कस कर रही होती है, उसके साथ साथ ज़िंदगी की कंफर्ट्स को भी डिस्कस कर रही होती है, लाइन ऑफ फेट। अच्छा, तो इसमें और जिनकी लेट शुरू होती है, जहाँ पे ये एब्सेंट हो, वहाँ पे फिर कह सकते हैं कि वहाँ से ये शायद अप्स एंड डाउन उस बंदे की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा हो। लेकिन फिर भी इसके मानी मुकम्मल नहीं होते जब तक लाइन ऑफ सक्सेस को हम ना शामिल करें। That's true। तो अगर ऊपर जाके ये गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो, ये मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है गर्डल, तो फिर क्या होगा अगर उसको जाके लग रही है? वो उसमें ये होगा कि उसकी ज़िंदगी में माली तौर पे जो उसका कैरियर होगा उसको कुछ एक्स्ट्रा कह लें कि अदबी या कुछ लव अफेयर्स से ख़तरा होगा। और ख़वातीन से उसको काफ़ी उसको बचना पड़ेगा, है? ख़वातीन से ही बचना पड़ेगा, ख़ुद भी इस सिलसिले में मोहतात रह सकती है। मोहतात कौन रहना चाहता है ये बताइए मुझे, इन मामले में कौन मोहतात रहना चाहता है? आप मलिक साहब, आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। अच्छा जी, जनरली ये तो है इंडियन मैथोलॉजी। जो ग्रीक मैथोलॉजी, वो कहते हैं जिसकी फेट लाइन नहीं है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके डिसीजंस अपने, उसके डिसीजंस इंडिपेंडेंट हैं। और जितनी प्रोमिनेंट फेट लाइन होती है उसकी जो ज़िंदगी के अहम डिसीजंस हैं वो कोई और घर में ले रहा होता है उसके लिए। ये मैं ग्रीक की बात बता रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, अब इंडियंस का मुझे पता नहीं, लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी में लाइफ लाइन जो है वो लाइफ का नहीं बताती, वो अप्स एंड डाउन्स का ज़रूर बताएगी, लेकिन लाइफ की ड्यूरेशन वो करते हैं, ये ब्रेसलेट जो बने हुए हैं रिस्ट के ऊपर, इससे कैलकुलेट करते हैं। क्यों जी? सर इसमें थोड़ा सा इस तरह से है कि तो दो डिफरेंट मैथोलॉजीज हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लाइन ऑफ लाइफ एक्चुअली जो है ना वो इंसान की एक हद तक टेनोर ऑफ लाइफ को शो कर रही होती है, एक हद तक। तो इसका अगर आपने प्रोफेशनल मींस निकालने हो तो फिर ये कि लाइन ऑफ लक को भी साथ इसके जो है वो इन करना पड़ता है। तो लाइन ऑफ लक और लाइन ऑफ लाइफ, जहाँ पे इन दोनों का समझें कि कोई नेगेटिव साइन इकट्ठा हो जाए टाइम मैपिंग के एतबार से, तो ज़िंदगी में वो वक्त जो है वो समझे कि सर्वाइवल के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा जी, अब ये आ जाएंगे माउंट्स पे, जो उंगलियों के नीचे और अंगूठे के नीचे निशान है, इनका क्या मतलब है? ये इंसान की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को शो करते हैं कि वो अपने रहन सहन में, अपने वर्क में और अपने टाइप ऑफ अर्निंग में कैसा है। अच्छा, आप देखेंगे कॉफ बहुत पामिस्ट होते हैं, जब आपका हाथ देख रहे होते हैं तो वो पकड़ के वो उसकी ये देखते हैं, खोल कर उंगलियां खोल कर देखते हैं कि ये कितनी बेंड हो रही है, मोड़ के देखते हैं। लेकिन अगर आप
उल्टा करके अपना हाथ देखेंगे तो आपकी फिंगर्स की जो है कंस्ट्रक्शन, वो आपकी पर्सनैलिटी के मतलब बहुत कुछ बताती है। जैसे अगर किसी का स्पेड थंब है, जिसे कहते हैं चौकोर थंब है बिल्कुल यूं करके, तो उस आदमी से बचना चाहिए। वो कातिल भी हो सकता है, वो गुस्से वाला भी हो सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये उंगलियों की शाख क्या कहती है? ये बिल्कुल ये एक शख्सियत को नुमाया करने के लिए इनका अब ये रोल कॉनिक फिंगर्स हैं बेसिकली, बहुत अहम है। तो जैसे कि आपकी फिंगर्स हैं, फिर इसके अलावा ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ अगर हाथ की बाहरी सतह देख के हम माशरे के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम भी दे सकते हैं। मैंने बेहिसाब दफ़ा नोट किया और लोगों को बताया एक साइन कि जी अगर ये उंगली तो थर्ड फिंगर ये थोड़ी टेढ़ी हो, या यूं कह लें कि अगर साइड से देखें तो अपवर्ड हो फिर सीधी हो, तो ये दोनों ही साइन जो हैं ये एक नशा इस्तेमाल करने वाले बंदे के साइन हैं। सिर्फ उंगली की शेप, नथिंग एल्स। तो अगर आप जैसे कि लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर किसी के हाथ पे इस तरह का आप देखें, उसकी उंगलियों में इस तरह वेव्स हों, तो लड़ाई ना करा देना किसी ने, बजाय किसी दे क्रिकेट गेंद नाल टुटी हुई उंगल उसमें ये पता चले। उसमें पॉजिटिविटी का पहलू ये कुट पवाती कार के नशा करता है बाहर जाके। पॉजिटिविटी का पहलू उसमें यह है कि उसको ज़रा आई वॉच में रखना चाहिए, उसकी अखलाकी तरबियत बेहतर करनी है, उसके उठने बैठने को ज़रा वॉच करना चाहिए। तो बहुत मुमकिन है कि ये चीज़ जो है, इसी तरह से किसी की लाइंस जो हैं अगर रेडिश हों तो ये समझें कि कातलाना रुझानात की बहुत ज़्यादा अक्कासी करती हैं रेडिश लाइंस। तो इसी तरह से उसका थंब अगर ऊपर से गोल, थंब की ऊपरी पोर, नाखून वाली पोर अगर गोल हो या चौड़ी हो तो इंतहाई मुश्किल मिजाज की अक्कासी करती है। और हमारे अगर लीडर्स में देखें तो काजी हुसैन अहमद साहब का थंब जो था ऊपर से गोल थंब था बिल्कुल, तो वो एक एहतजाजी सियासत के बड़े कायल थे। थंब जो है ये बहुत कुछ बताता है। जी हाँ, ये तो इंसान की पर्सनैलिटी बता देता है। अच्छा, ये जो आगे बताता हूँ कि अगर आप देखेंगे ना तो जो बड़े लीडर्स होते हैं और जो आम लोग होते हैं, जो मशहूर लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी उंगलियों की साख में एक फ़र्क होता है कि मसलन एक तो होता है कॉनिक फिंगर्स हैं, जैसे ये है कि जी आप कोई भी काम करेंगे आप अच्छा कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे उसमें हो जाएंगे। और फिर वो लोग ज़रा जल्दी छोड़ भी देते हैं अपना काम और आगे निकल जाते हैं, कोई और काम करने निकल जाते हैं। लेकिन जैसे इमरान खान है, उसकी उंगलियों की साख जो है वो क्या बताती है? वो इंतहाई स्ट्रगल बताती हैं उनकी, और ख़ास तौर पर उनका थंब जो है ना बड़ा देखने वाला है। उनका थंब जो है उसकी दूसरी पोर, यानी ये नाखून से नीचे वाली पोर, ये बड़ी बारीक है। ऊपर वाला उनका जो हिस्सा है वो चौड़ा है और ये इंतहाई बारीक है। ये किसी बहुत बड़ी यानी क्रिटिकल सिचुएशन में एक कनिंग फैक्टर को भी शो करती है। ये साइन कनिंग तो है वो जी, और हर क्रिटिकल फैक्टर बड़ी रैपिडली उसकी लाइफ में है। हाँ जी, तो ये एक नाकाबिले तरदीद साइन है इस बात का कि वो कनिंग है, मासूम नहीं है। नो नो, नॉट एट ऑल। यानी जिस हाथ पे ये साइन देखेंगे वो सूरत हाल के मुताबिक। अच्छा, ये जो तिल वगैरह होते हैं जो बैक ऑफ द हैंड पे होते हैं और सामने होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? ये तिल की जगह के लिहाज से ना बड़ा मानी खेज होता है। ख़ास तौर में आपको बताऊं, ये माउंट ऑफ वीनस जो है, अंगूठे का नीचे वाला पुरगोश हिस्सा, इसके ऊपर जो तिल होता है आमतौर पे ब्लैक मोल कहीं देखने में आता है। जब भी जिसके हाथ में, मेल और फीमेल, जिसके हाथ पे यहाँ पे तिल नज़र आ जाए, समझें उसको इखलाकी तरबियत की बेइंतहा ज़रूरत होती है, उसे ज़ब्त नफ्स की तरबियत देने की। ये आगे की साइड पे कि पीछे की साइड? ये इस हथेली वाली, सामने की साइड, हथेली वाली साइड। तो इसी तरह शुक्र है मैं नहीं है जी, मैं परेशान हो गया सब। और इसी तरह से टेंशन हो गई सी एकदम मैं तिल देख के जी। इसी तरह से सेकंड फिंगर के नीचे अगर तिल हो, यानी इस जगह पे सेकंड फिंगर के नीचे तिल हो, ब्लैक मोल, तो ज़िंदगी में अनइवन सिचुएशंस बार बार आती हैं, हादसाती मौत का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। ये इस हद तक नेगेटिव तिल यहाँ पे महसूस होता है। अच्छा, ये तिल अगर डार्क हो जाए जी, वक्त गुजरने के साथ ब्राउन होते हैं, और अगर डार्क ब्लैक हो जाए तो कहते हैं कैंसर या और बीमारियों की निशानी भी है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त कही जा सकती है। वैसे और भी साइंस हैं, अगर आप ये कहेंगे तो बीमारी से मुतालिक कई और साइन भी हैं। अब ये देखें ना कि जैसे ये हेल्थ लाइन है, अगर ये वेव है या इसमें ब्रेक है जी, तो ये तो एक ऑनगोइंग किसी न किसी बीमारी के इंडिकेटर है। दूसरा, ट्रैवल लाइन के साथ कंसाइड हो रही है तो इसका मतलब है कभी आप सफ़र करते हुए बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तकरीबन इस तरह बात कही जा सकती है। तो वैसे
जो एक बीमारी की लकीर होती है, आम तौर पे इसे कहते हैं हेल्थ लाइन के तौर पे इसे बुक्स में मेंशन किया जाता है, लेकिन इसमें एक तफरीक ये होती है कि यही बिजनेस लाइन के तौर पे ही पढ़ी जाती है। और बिजनेस लाइन इसको तब कहेंगे अगर आपकी फोर्थ फिंगर के नीचे माउंट ऑफ मरकरी जो है वो प्रोमिनेंट हो। तो अगर तो माउंट ऑफ मरकरी प्रोमिनेंट है तो फिर यही लाइन ऑफ बिजनेस के तौर पे पढ़ी जाएगी। मेरा तो नहीं है। आपके हाथ पे है माउंट ऑफ मरकरी जी। इसका क्या मतलब है? तो फिर ये बिजनेस लाइन के तौर पे पढ़ी जाएगी, वही हेल्थ लाइन। अगर माउंट ऑफ मरकरी नहीं है तो फिर ये लाइन ऑफ हेल्थ के तौर पे पढ़ी जाएगी। अच्छा, ये जो गैप्स है उंगलियों के बीच में, ये क्या बताते हैं आपको? ये ख़ास तौर पे इसमें जो तीसरी और चौथी उंगली के दरमियान गैप है, ख़ास तौर पे अगर ये यू टाइप एक शक्ल बन जाए तो इसको कहते हैं ये बंदा जो है ये किसी के भी बात में आने वाला नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, इंतहाई इंडिपेंडेंट सोच का मालिक होता है। तो डिक्टेशन लेना उसे कतई पसंद नहीं होता और देना पसंद है जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, नाखून क्या बताते हैं आप? नाखून हेल्थ से मुतल्लिक तो बेइंतहा मालूमात फ़राहम करते हैं नाखून। ख़ास तौर पे अगर आप हार्ट पेशेंट्स की बात करें, हार्ट पेशेंट का जो रिंग फिंगर यानी तीसरी उंगली जो होती है पॉलन फिंगर, अगर उसके नेल्स के ऊपर क्रॉस बार हों या स्टेप्स बन जाएं तो समझे कि उसकी हार्ट डिजीज़ जो है ना बिल्कुल क्लोज मार्जिन पे आ जाती है, वो जिस हद तक मैच्योर हो जाती हैं स्टेप्स। तो इसी तरह उनका कलर जो है वो बहुत सारी डिज़ीज़ कंडीशंस को शो करता है। फिर उसके बाद इन्हीं नाखूनों के अंदर कुछ डीप आप कह लें कि धब्बे पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। ये हेल्थ की मुख्तलिफ सिचुएशंस को नाखून शो कर रहे होते हैं और इंतहाई खूबसूरती और एक्यूरेसी के साथ। अच्छा जी, ये औरतों का तो बड़ा गलत होता होगा ना, क्योंकि किसी ने आपको सही उम्र बतानी नहीं है जी, तो आपकी कैलकुलेशन हमेशा गलत हो जानी है। एस्ट्रोलॉजिस्ट को तो ये प्रॉब्लम रहती है। थोड़ा जब मेरे पास आती है ना ख़वातीन तो मैं उनसे ये कहता हूँ बीबी अपनी एज बताइए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज। मैंने कहा फिर उसका हाल मैंने ये निकाला, मैं उनसे डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूँ, वो एक स्टेप पीछे चली जाती है। तो मैं उनको अच्छा आपसे दिलचस्पी की बात शेयर करूँ, आप सबसे वो लोग छुपाएंगे, पामिस्ट को सही बताएंगे। अच्छा जी, पामिस्ट को सही बताएंगे जी। मलिक साहब, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। अगर लोग सवाल भेजें इसमें तो हम आपको फॉरवर्ड कर दें, आप उनका जवाब देंगे उनको? जी क्यों नहीं, ज़रूर। इसके लिए वो जो भी हमें अपनी हैंड की पिक्चर सेंड करना चाहे तो वो सेंड करना चाहता है, इंशाल्लाह अपने सवाल के साथ उसको जवाब देंगे। ठीक है जी। और वो हमारे दोस्त हैं हालांकि, लेकिन उनकी तरह ना करिएगा, सादिक साहब की तरह कि वो हर एक की अपनी फेसबुक पे लगा देते हैं, सारा ही जीरो हो जाता है। सिक्रेसी जो है ना, लोगों की प्राइवेसी जरा उसका ख्याल वो करें। तो सिक्रेसी तो जो है वो तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है ना जी, इसके बगैर तो बात हो नहीं सकती। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।